नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन। दोस्तों कक्षा 6 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 10 क्लासें जो 10 अध्याय दिए गए थे 6 क्लासों के अंदर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7। अध्याय नंबर 1 आज रहेगा और टॉपिक रहेगा वन, वन्य जीव एवं संरक्षण इनका। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में पढ़ेंगे, वन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ कक्षा 7 का जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों जो साथी कक्षा 6 की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर स्टोर के अंदर आपको कक्षा 6 की पीडीएफ मिल जाएगी और जैसे ही अब ये पीडीएफ आती रहेगी वहां पर ऐड कर दी जाएगी। दोस्तों बहुत सारे साथियों के जो मैसेज आए उनकी भी मैं बात कर लेता हूं कि सर बहुत सारे साथियों ने जो टीचर है उन्होंने 8 तक सिलेबस करवाया है लेकिन आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का नहीं करवाया है। तो अभी बोल रहा हूं मित्रों, आपका काम है साथियों को शेयर करना, मेरा काम है 12वीं तक संपूर्ण राजस्थान जो है अध्ययन ये कंप्लीट कराना। पूरा का पूरा 12th क्लास तक सिलेबस यहां पर इसी प्रकार करवाऊंगा। दोस्तों तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध, जल्दी से शेयर करो, लाइक करो और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। सिंपल सी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो देखिए मित्रों क्या कहती है क्लास, नाम से पता चल गया होगा, वन, वन्य जीव और उनका संरक्षण। दोस्तों तो चलिए अध्याय नंबर 1 है वन प्रकृति के दिए हुए अमूल्य उपहार है। प्रकृति से प्रदान किए गए हमको अमूल्य उपहार है वन। दोस्तों पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। ज्यादा हरियाली ज्यादा वर्षा, शुद्ध ऑक्सीजन कहां से मिलती है हमें, शुद्ध हवा कहां से मिलती है, पेड़ पौधों से ही मिलती है। वनों से प्राप्त उत्पादों से आर्थिक लाभ भी होता है। कैसे होता है आर्थिक लाभ, देखिए नीचे, वनों से, राजस्थान में वनों से इमारती लकड़ी, क्या आर्थिक लाभ नहीं है? ईंधन की लकड़ी आर्थिक लाभ है। तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस आदि चीजें प्राप्त होती है। इसी के साथ कई प्रकार की औषधियां भी इनसे प्राप्त होती है। दोस्तों इस प्रकार वनों से हमें आर्थिक लाभ है, साथ में ही हमें बहुत प्रकार की औषधियां हैं वो भी वन देते हैं। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी क्लास 7th है, उसमें जो है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। कोई आंकड़ा ऐसा हो जिसमें आप कमेंट करें कि सर ये आंकड़ा हम तो ये पढ़ रहे हैं आप ये बता रहे हो, तो क्लास 7th की बुक उठा लेना, उसमें देख लेना। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग पर वन है। अगर हम पूरा देखें तो 9.54% आपको मिला होगा हर जगह। 10% भाग पर क्या है, वन है। 100 में से 100% भूभाग है राजस्थान का, उसके 10 भाग पर ही क्या है, वन है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला अगर हम बात करें तो कौन सा है, उदयपुर है। वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा जिला है, उदयपुर जिला है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चूरू है। दोस्तों अब यहां पर देखिए दोनों के दोनों ही क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में, सबसे कम वन क्षेत्र है वो जिला चूरू के अंदर है। अब बात कर रहे हैं हम वनों की, तो कर लेते हैं वनों के भागों की बात। वनों के भाग, और आज सुबह जो मैंने भूगोल की क्लास लगाई थी, जो हमारी क्लास चल रही है मित्रों 1111 प्रश्नों की, उसके अंदर 2 प्रश्न आए थे आरक्षित सुरक्षित वनों से। तो देखिए उनके बारे में। वनों के भाग, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए ये है कौन कौन से। पहला है आपका आरक्षित वन, जिनको संरक्षित वन भी कहा जाता है। आरक्षित वन या संरक्षित वन, ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। जो आरक्षित या संरक्षित वन होते हैं ये सरकारी नियंत्रण में आते हैं। यहां पर आप पशु नहीं चरा सकते, यहां से आप लकड़ी है वो नहीं काट सकते। यानी पशु चराने व लकड़ी काटने पर पूर्णतः क्या है, यहां पर प्रतिबंध है। दोस्तों जो आरक्षित वन है ये कुल वनों का 1/3 से अधिक है। राजस्थान में जो कुल वन है उनका 1/3 से अधिक आरक्षित वन है। लगभग 38.16% वनों का जो क्षेत्र है उसमें से 38.16% पर क्या है, आरक्षित वन है। दोस्तों तो आरक्षित वन समझ में आ गया होगा।
सरकारी नियंत्रण, लकड़ी व पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध। दूसरे हमारे जो वन है वो है सुरक्षित वन, जिनको रक्षित वन भी कहा जाता है, सुरक्षित या रक्षित। आरक्षित वनों की तरह ही ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। ये वन भी किस में आते हैं? सरकारी नियंत्रण में आते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने की क्या होती है? अनुमति होती है। याद रखना, आरक्षित और सुरक्षित में फर्क इतना ही है, दोनों सरकारी नियंत्रण में आते हैं। आरक्षित में पशुचारण या लकड़ी काटना प्रतिबंधित है, सुरक्षित के अंदर आप पशुचारण कर सकते हो और लकड़ी है वो काट सकते हो। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। जो वन क्षेत्र है हमारा उसके आधे से अधिक मतलब 53.36% पर आपको मिलेंगे सुरक्षित वन दोस्तों। तीसरा जो प्रकार है, भाग है, वो है अवर्गीकृत वन। 3 भागों में बांटा था, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। मित्रों, जो अवर्गीकृत वन है यहां पर आप निर्धारित शुल्क के साथ इनका दोहन किया जा सकता है। मतलब इनको आप निर्धारित शुल्क देकर सरकार को इनकी लकड़ी काट सकते हैं, यहां पर पशुचारण कर सकते हैं दोस्तों। कुल वन क्षेत्र के 10वें भाग पर फैले हुए हैं अवर्गीकृत वन। कितने? 10वें भाग पर। कुल जो आपकी 7th क्लास है उसमें 10वां भाग बताया, जबकि है कितना? 8.48% भाग पर आपको अवर्गीकृत वन मिलेंगे। ये थे तीनों, आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत। अब चलिए मित्रों, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम वनों का वर्गीकरण करें तो भौगोलिक दृष्टि से आप पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे 5 प्रकार के वन, लेकिन कक्षा 7 में 3 प्रकार के ही वन बताए गए। कौन कौन से? तो भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। उनमें पहला देखिए, यह रहा आपके उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। अब कंटीला आपको नाम आ गया, मतलब मरुस्थल में पाया जाने वाला वन है। अब देखिए यह मरुस्थल में राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क जिले, तो शुष्क और अर्ध शुष्क जिले वो ही मरुस्थलीय जिले हैं मित्रों, जिनमें देखिए बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं दोस्तों। इन वनों में झाड़ियां एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पर आपको पता ऊपर कंटीले वन है, तो जिनके कंटीले होते हैं जो वृक्ष है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। झाड़ियां कंटीले होती है और कंटीले, जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी भी कंटीली वृक्ष है मित्रों, याद रखना। आगे देखिए, अगर यहां पर हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो मुख्य वृक्ष देखिए खेजड़ी, रोहिड़ा, दोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम, ये मुख्य वृक्ष आते हैं। खेजड़ी, रोइडा, दोकड़ा, बेर, बबूल, केर और नीम दोस्तों, सभी के सभी है आपके इंपॉर्टेंट। याद रखना, आपको ये नहीं कि एक भी चीज आप भूल जाओ। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो यहां पर दिया गया है कि आपको दे दिया दोकड़ा निम्न में से किस प्रकार का वन है, तो याद जरूर रखना है। हर एक जो यहां पर बता रहा हूं मित्रों, यहां से आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनकर आ सकता है। आगे चलिए मित्रों, आगे हैं उष्ण कटिबंधीय जो कटीले वन है, इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरूदभिद भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है, इनको क्या कहा जाता है? मरूदभिद भी कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, इस क्षेत्र में तापमान अधिक, मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान अधिक है, वर्षा यहां पर कम होती है, तो कम होने, तापमान अधिक व वर्षा कम होने के कारण इन पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई से पानी प्राप्त करती है। मतलब कहने का मतलब क्या, आपको समझ में आया कि इन वृक्षों की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है। कहां तक? गहराई तक जाती है दोस्तों। इन वृक्षों की पत्तियां छोटी होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। अगर बड़ी पत्ती होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, अगर छोटी पत्ती है तो आपको भी पता है क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा दोस्तों। इस वजह से इनकी पत्तियां वो क्या होती है? छोटी होती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज भी। आगे चलिए, अब देखिए यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष या जिसको कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है।
खेजड़ी राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए मित्रों, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प है मित्रों रोहिड़ा। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, राजस्थान का राज्य पुष्प। यहां पर मित्रों जो खेजड़ी है ना, इसका बहुत बार एग्जामों के अंदर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है खेजड़ी का, तो बताऊं, ये देखिए यहां पर प्रोसेपिस, प्रोसेपिस सिनेरेरियो, सिनेरेरियो, सिनेरेरिया, ये देखिए। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और स्थानीय भाषा में खेजड़ी को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा के अंदर खेजड़ी को कहा जाता है जांटी। क्या कहा जाता है, जांटी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इस वजह से आपको बता रहा हूं दोस्तों। आगे चलिए, जैसलमेर की लाठी सीरीज में पाई जाने वाली सेवण व दामन घास अत्यंत पौष्टिक घास होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। तो सेवण और दामन घास है जो क्या होती है, अत्यंत पौष्टिक घास होती है दोस्तों। तो यह था हमारा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। दूसरे जो प्रकार के वन आते हैं हमारे, वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दोस्तों। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, इन वनों को क्या कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए यह मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, टोंक, इन जिलों के अंदर जो आपको वन मिलेंगे वो मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इनमें मुख्य वृक्ष है कौन कौन से, सागवान है, बरगद है, तेंदू है, सालर है, महुआ है, गुल्लर है, धोंक है, ढाक, साल, सीताफल, आंवला, बांस, नीम, आम, शीशम, ये सभी के सभी वृक्ष है जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे हैं इन वनों की अधिकांश जो ये वन हमने देखे, इनकी अधिकांश की जो लकड़ियां हैं वो क्या होती है, मजबूत। जैसे सागवान की बात कर लें, जैसे शीशम की बात कर लें, तो इनकी जो लकड़ी है वो क्या होती है, मजबूत होती है। इनको पतझड़ वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रीष्म काल के अंदर ये अपनी पत्तियां हैं उनको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं दोस्तों। आगे चलिए, तीसरा देखिए, तीसरा प्रकार है वो है उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको उपोष्ण कटिबंधीय हम सदाबहार वन भी कहते हैं। कम से कम जहां पर 150 सेंटीमीटर वर्षा हो वहां पर ये पाए जाते हैं। इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, आबू पर्वत जो ऊंचाई पर है वहां पर, ये पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। जहां पर पहाड़ी की ऊंचाई है वहां पर ये वन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए मुख्य वृक्ष सागवान, आम और बांस, ये है जो यहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। मुख्य क्षेत्र इनका माउंट आबू सिरोही है, जहां पर आपको जो सदाबहार वन है ये देखने को मिलेंगे। समझे मित्रों। अब मित्रों अगर आप है जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर वनों के प्रकार बताऊं तो शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शुष्क वन, सालर वन, पलाश वन, इस प्रकार 7 भागों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब ये थे हमारे वन दोस्तों। वनों के हम आगे चलते हैं मित्रों, तो हमारे आते हैं वन्य जीव अभयारण्य, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वन्य जीव अभयारण्य का अर्थ होता है अव्यय प्लस अरण्य, यानी कि बे मुक्त वन। अव्यय बिना बे, अरण्य मतलब वन, तो बे मुक्त वन, जहां पर वन्य जीव सुरक्षित घूम सके उसी को क्या कहा जाता है, अभयारण्य कहा जाता है। इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा वन क्षेत्र को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, और उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों। चलिए एक एक जो अभयारण्य हैं आपकी क्लास 7th में उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
पहला अभयारण्य, पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अंदर आता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन किन जिलों में आता है? जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के अंदर ये आता है दोस्तों। यहां पर कौन कौन से, देखिए गोडावण यहां पर पाया जाता है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में आपको देखने को मिलेंगे। गोडावण क्या है मित्रों? राज्य पक्षी है। तो राज्य पशु क्या है हमारा? राजस्थान का राज्य पशु क्या है? कमेंट करके बताइए मित्रों जल्दी से। आगे देखिए, दूसरा है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। यह है करौली और सवाईमाधोपुर जिलों की सीमाओं में है दोस्तों। यहां पर आपको बगेरा, चित्तल, खरगोश, भेड़िया आदि देखने को मिलेंगे। तीसरा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा कौन सा है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों। यह कहां पर है? राजसमंद, उदयपुर और पाली, तीनों जिलों की जहां पर सीमा लगती है वहां पर स्थित है। यहां पर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यहां पर आपको बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय ये सभी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, यह कहां पर है? उदयपुर के अंदर। यहां पर आपको बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया ये सभी है जो देखने को मिलेंगे दोस्तों। पांचवां जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, जो कहां पर है? अलवर के अंदर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में आपको बाघ, जरक, सांबर और चित्तल है ये देखने को मिलेंगे। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? राजसमंद, अजमेर और पाली में। राजसमंद, अजमेर और पाली की तीनों की जहां पर सीमा लगती है वहां पर है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। यहां पर मैंने क्या क्या है देखने को मिलेगा वो नहीं है तो बता दूं आपको। टोडगढ़ के अंदर तेंदुआ मिलेगा, भालू मिलेगा, बाज मिलेगा, सियार, नीलगाय, रीछ ये आपको देखने को मिलेंगे। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है, इन तीनों की जहां पर सीमा लगती है वहां पर मिलेगा आपको ये। और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर पहले भी आया हुआ है दोस्तों। सांबर और लोमड़ी यहां पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आठवां है जो है आबू, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। माउंट आबू है सिरोही में, तो यह भी कहां पर है? सिरोही के अंदर है दोस्तों। देखिए इसके अंदर आपको रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल और सांबर ये सभी है जो देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो कहां पर है? बूंदी के अंदर है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? विषधारी सांप के लिए। विषधारी सांप, बाघ, रीछ यहां पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है जयपुर के अंदर। यहां पर आपको बगेरा, जरक, सियार, भेड़िया ये सभी है जो देखने को मिलते हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्यों के बारे में बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों के बाद आगे बात करेंगे मित्रों। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य है, ये कौन कौन से में? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में। जो चंबल नदी जहां से गुजरती है तो चंबल के दोनों ओर इसका है जो क्या है? विस्तार है दोस्तों। यहां पर आपको मुख्य रूप से घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी है जो देखने को मिलते हैं दोस्तों। आगे चलिए, अन्य जो अभयारण्य है उनकी बात कर लेते हैं। अन्य अभयारण्यों में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ की सीमा। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर आता है जवाहर सागर अभयारण्य। बंद बरेटा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? भरतपुर के अंदर। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, यहां पर सवाई मानसिंह, जयपुर मत कर देना, यह सवाई माधोपुर के अंदर है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में, तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? जयपुर के अंदर है।
ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य, ताल छापर है चूरू में, तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य भी कहां पर होगा? चूरू के अंदर होगा। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? बारां के अंदर। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ये जो मुख्य अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, वो आपको यहां पर बताए गए हैं दोस्तों। आगे देखिए, अब देखते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान मित्रों। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, है कहां पर? भरतपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन, सारस के लिए मित्रों। सारस, बगुले, बैया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर वाला, उसमें ज्यादातर आपको लगभग पक्षी ही देखने को मिलते हैं। दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, घूमने आते हैं ना यहां पर बड़े बड़े लोग, तो ये भारतीय बाघ है, उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए यहां पर बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ, ये सभी यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं। आगे देखिए मित्रों, आगे है हमारा तीसरा है जो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर। यहां पर आपको बाघ, रीछ, झरक, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, ये सभी आपको क्या मिलेंगे? देखने को मिलेंगे। अब मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बाघ संरक्षण के लिए कौन कौन से अभयारण्य हैं, तो चलिए उनके बारे में देख लें। यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां से राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है। जो रणथंबोर है, सरिस्का है और मुकुंदरा, ये जो मुकुंदरा हिल्स है, ये तीनों क्या है? बाघ संरक्षण परियोजना है। लेकिन मित्रों रामगढ़ विस्तारी को भी अब टाइगर प्रोजेक्ट में क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। केवलादेव व सांबर झील नम भूमि है, यहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। जो केवलादेव है और जो सांबर झील है, यहां पर विदेशी पक्षी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे आता है हमारा वन संरक्षण। क्या आता है? वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित कब की गई? 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल हम 100 मान लें, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में 33%, 100 में 33 किलोमीटर क्षेत्र में क्या होने चाहिए? वन। समझे मित्रों? आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति आई 2010 के अंदर। यह क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य वन नीति कब आई? 2010 में राज्य के 20% भूभाग को वृक्ष आच्छादित करने का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी कहां पर है? ये जो काजरी है और आपरी है, ये है कहां पर? जोधपुर के अंदर स्थित है। आगे देखिए, कुछ और संस्थाएं हैं जिनको मैं आगे बताऊंगा प्रश्नों के साथ दोस्तों आपको। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में काटे जा रहे वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया। समझे मित्रों? इसी जगह अमृता देवी की स्मृति में यहां पर एक मृग उपवन है, वो स्थापित किया गया है दोस्तों। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहां विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो लगता है। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है, एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों। अब मित्रों अमृता देवी पुरस्कार भी शुरू किया गया है। अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1994 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। समझे मित्रों? इंपॉर्टेंट है, अमृता देवी जो पुरस्कार है यह कब शुरू किया गया? 1994 के अंदर। अब देखिए वन प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर है? वन प्रशिक्षण केंद्र
पहला है मरु वन प्रशिक्षण केंद्र है जोधपुर में, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र है अलवर में, और वानिकी प्रशिक्षण केंद्र है जयपुर के अंदर। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया। अब मित्रों, आपको जो बुकों के अंदर जो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन पढ़े ना हमने, उनके जो प्रतिशत आंकड़े मिलेंगे वो देखिए। आरक्षित के आपको कितने मिलेंगे? आरक्षित के मिलेंगे आपको 37.30%। आगे देखिए, यह आरक्षित बता दिया। दूसरा था हमारा रक्षित या सुरक्षित। रक्षित है मित्रों, उसका मिलेगा 56.31%। यह मैं कक्षा 7 के अनुसार नहीं बता रहा हूं, आपकी गाइडू के अनुसार। और तीसरा था हमारा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का प्रतिशत बताया गया है 6.39%। तो यह प्रतिशत आप जरूर याद रखिए दोस्तों। तो यह थी आज की हमारी क्लास। अब लेते हैं मित्रों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सभी साथी तैयार हो जाए और कमेंट करने लग जाए जल्दी से, ये ना छोड़ के जाएं। हर चीज हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल कितने भूभाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने, 33, 34, 20, 19। कितने प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? कमेंट करते जाइए, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए मित्रों? 33% भूभाग पर। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहां स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, अलवर में है या बीकानेर में? कमेंट कर दो जल्दी से, देखते हैं किन किन साथियों का सही आता है। कमेंट कर दे जल्दी से, जल्दी से कमेंट कर दे। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? कितना भाग राज्य का है जो वन क्षेत्र में आता है? 8वां भाग, 10वां भाग, 12वां भाग या 14वां भाग? कमेंट करके बता दो इनमें से कौन सा रहेगा। इनमें रहेगा आपका 10वां भाग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को हमने 3 श्रेणियों के अंदर बांटा था, 3 श्रेणियों के अंदर, तो तीनों के नाम लिख रहा हूं, इनमें से गलत कौन सी है? पहली आरक्षित, पहली है आरक्षित वर्ग, दूसरा है सुरक्षित, दूसरा कौन सा है? सुरक्षित, और तीसरा है अवर्गीकृत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या सही है ये तीनों? बता दे कमेंट करके जल्दी से मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपका उपरोक्त सभी रहेगा, तीनों ही आपकी वनों को 3 भागों में बांटा, वो शामिल है तीनों ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन चोमू, दूसरा ऑप्शन है आपका बिछवाल, तीसरा ऑप्शन है अमृता गांव, और चौथा ऑप्शन है खेजड़ली। बताइए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? जल्दी से कमेंट कर दे मित्रों, कहां पर लगता है? खेजड़ली, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? बताना है आपको। मैं लिख रहा हूं ऑप्शन यहां पे आपके, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर। बताइए राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले के अंदर है? जल्दी से बताइए, किसमें है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम किस क्षेत्र में? किसमें? चूरू, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है दोस्तों? किसके अंदर है? चूरू के अंदर। अगला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बताइए सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक है कोटा में, कोटा जिले में मिलते हैं, दूसरा है करौली, करौली में मिलते हैं क्या? तीसरा है उदयपुर, और चौथा है सिरोही। बताइए इनमें से सदाबहार वन कहां पर देखने को मिल सकते हैं आपको? कहां पर? सिरोही। माउंट आबू किसमें आता है? सिरोही में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्लिप वृक्ष किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष। ऑप्शन देखिए, बरगद, रोहिड़ा,
सेवण या खेजड़ी? कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? कमेंट करके बता दो मित्रों, किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। तो इस प्रकार बाकी जो क्वेश्चन है हम आगे जैसे ही क्लास होंगे, कक्षा 7 के पूरे अध्याय होंगे उसके बाद हम देख लेंगे। कैसी लगी आपको आज की क्लास? किन किन साथियों को समझ में आया, नहीं आया? सभी साथी कमेंट करके मेरे को जरूर बताते जाए। और कोई भी डाउट हो मित्रों, ये नहीं हो कि डाउट नहीं है तो आप पूछो ही नहीं, डाउट है तो उसको कमेंट करो, सुझाव मिलेगा उचित आपको। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।